Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Today, in our this lecture, we are going to start book 4, जो कि मैंने बताया हुआ है कि book 4 से मतलब क्या है? Novel. Entitled Goodbye Mr. Chips. Novel का टाइटल क्या है? Goodbye Mr. Chips by James Hilton. डियर स्टूडेंट्स, जेम्स हिल्टन ने इस नॉवल को विदिन 4 डेज लिखा। कहानियां इसके पीछे बेशुमार हैं। कहा जाता है कि वो अपने स्कूल एज में ही किसी टीचर से इम्प्रेस था और उसने उसी टीचर की जिंदगी से जो कुछ क्या है गेन किया, गैदर किया, उसे अपनी यूथ में जब वो एक ऑथर बन गया, एक राइटर बन गया, तो उसने एक नॉवल लिखा जिसका नाम गुड बाय मिस्टर चिप्स है। 1934 में इस नॉवल को लिखा गया और ये उस दौर के मशहूर मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में भी छपता रहा और फिर इसे 2 बार क्या है, इसे सिनेमा के लिए भी इसकी कहानी को मुंतहिब किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये नॉवल जो है ये अपनी नौयत का एक शानदार नॉवल है जिसकी कहानी को डेफिनेटली मिस्टर चिप्स के कैरेक्टर की वजह से और उसकी जिंदगी से मुतल्लिका इवेंट्स की वजह से इंटरेस्टिंग समझा जाता है। सो इससे पहले कि हम गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन के बारे में कुछ मजीद बात करें, इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट इज अ नॉवल। थोड़े से वक्त के लिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक नॉवल जो है ये क्या होता है। 18वीं सदी में नॉवल ने तरक्की पकड़ी और इसकी तरक्की और अफजाइश जो है वो आज तक जारी और सारी है। नॉवल क्या है? तवज्जो दीजिए। अ नॉवल इज अ नैरेटिव वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। एक नॉवल जो है वो नैरेटिव वर्क है, वो इवेंट्स का बयान है, इवेंट्स का इजहार है। प्रोज फिक्शन यानी इमेजिनरी नसर में, इमेजिनरी कहानियों की शक्ल में। अब नॉवल क्या है? वो कहानियों में जो कि तसव्वुराती कहानियां हैं उनसे मुतल्लिका मौजूद इवेंट्स को नसर में बयान करने का नाम है। That tells a story, कहा कि कहानी ये सुनाता है, कहानी ही इसमें मौजूद होती है और नॉवल में जो कहानी मौजूद होती है अबाउट स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ओवर अ कंसीडरेबल लेंथ। जो कहानी नॉवल में मौजूद होती है वो मखसूस किस्म के इंसानी तजर्बात पर मबनी होती है और इसकी अच्छी खासी लेंथ होती है। मुराद एक नॉवल जो है वो एक अच्छी खासी क्या है लेंथ रखता है, ये बिल्कुल छोटा सा नहीं होता। यानी हमारा ये जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है ये नॉवल भी दर हकीकत उतनी कंसीडरेबल लेंथ नहीं रखता जितनी के ज्यादातर नॉवेल्स रखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इस नॉवल के 18 चैप्टर्स हैं और यकीनन ये 18 चैप्टर्स जो हैं बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जबकि नॉवेल्स जो होते हैं वो कदरे क्या हैं, बड़ी लेंथ के होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक नॉवल क्या है? ये नैरेटिव वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन है दैट टेल्स अ स्टोरी अबाउट स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ओवर अ कंसीडरेबल लेंथ। अब चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ नॉवल को जानने की तरफ। सो इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा, क्योंकि यकीनन इसको समझने के साथ ही आप इस नॉवल के बारे में अच्छी तरह समझ सकेंगे। सो किसी भी नॉवल में एक नरेटर होता है। नरेटर क्या होता है? नरेटर वो स्पोक्समैन है जिसके जरिए से कैरेक्टर्स के जो हाल अहवाल हैं वो बयान किए जाते हैं। स्टोरी जो है
नरेटर के जरिया ही सुनाई जाती है और तमाम तर किरदारों का हाल अहवाल भी नरेटर की जुबानी ही हमें पता चलता है। सो नरेटर किस्सा गो है, वाकया को बयान करने वाला है। तो आइए चलते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ, थीम। किसी भी नॉवल, किसी भी कहानी का मरकजी ख्याल, ये थीम जो है, ये उन इवेंट्स की सीरीज में जो आखिरकार कंक्लूजन के साथ मिलता है वो थीम कहलाता है। सो थीम क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स के साथ जो कंक्लूजन हमें मिलता है, जो कि एक यूनिवर्सल अप्रोच हमें मिलती है, कुछ मॉरल एलिमेंट्स हमें मिलते हैं, वो थीम कहलाते हैं। सो इसके बाद प्लॉट है। तो किसी भी कहानी का प्लॉट वो मंसूबाबंदी होती है, जिस मंसूबाबंदी के तहत किरदार एक्ट करते हैं और इवेंट्स में वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते जाते हैं। वो डायलॉग्स भी करते हैं, वो सब कुछ जितना भी काम है वो प्लॉट कहलाता है। सो कहानी की मंसूबाबंदी, जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स में किरदार अपना अपना किरदार निभाते हैं और थीम से मुतलका यानी सब्जेक्ट मैटर से मुतलका वो जो बातें करते हैं, डायलॉग्स करते हैं, वो सब कुछ प्लॉट का हिस्सा है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है सेटिंग। वो टाइम जिस पे ये इवेंट्स जो हैं वो अकर हों, हैपन हों, और वो प्लेस जहां पे ये इवेंट्स जो हैं वो टेक प्लेस हों, उसे सेटिंग कहते हैं। ये सेटिंग जो है, इसी में मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो अपने सब्जेक्ट मैटर के मुताबिक, अपने थीम के मुताबिक जो हैं वो अपना अपना किरदार निभाते हैं। सो नेक्स्ट 5th पॉइंट पे लिखा है टोन। सो ये 5वां इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि नॉवल में पाया जाता है। टोन से मुराद ऑथर का वो एटीट्यूड है जो कि वो किरदारों से मुताल्लिक रखता है। वो अपने किरदारों को किस तरह के मिजाज और किस तरह की तबीयत और फितरत के साथ देखता है और उन्हें किस तरह से किरदार को निभाने का हुनर बख्शता है, ये सब कुछ टोन कहलाता है। इसके बाद आखिरी एलिमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टराइजेशन यानी कैरेक्टर्स। किसी भी कहानी में, नॉवल में किरदार अहम अहम होते हैं। किरदार जो हैं ये उन इवेंट्स में अपने अपने काम को सरंजाम देते हैं, यानी कैरेक्टर्स क्या हैं? एक्टर्स, परफॉर्मर्स इन द इवेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हमारे एलिमेंट्स थे जो कि नॉवल से मुतल्लिका हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आइए नॉवल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले the first and the foremost thing to know, what type of novel is Goodbye Mr. Chips? Goodbye Mr. Chips किस तरह का नॉवल है? Dear students, it is a semi-biographical novel. It is a semi-biographical novel written in the 20th century. 20वीं सदी में इस नॉवल को लिखा गया और ये एक तरह से सेमी बायोग्राफिकल नॉवल है। ये बायोग्राफिकल उस वक्त कहलाता कि अगर ये पूरे तौर पे मिस्टर चिप्स ही की जिंदगी के सारे वाकयात को बयान करता, लेकिन नहीं, मिस्टर चिप्स की जिंदगी और उससे मुतल्लिका बातों को तो इस नॉवल में बयान किया गया है, लेकिन साथ ही साथ 20वीं सदी का भी जो पेश हाल है वो सब कुछ बयान किया है। सो देयर इज अ वेरी सफिशिएंट अकाउंट अबाउट द 20th century and all the events of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जंगे अजीम अव्वल के जो बेशुमार वाकयात हैं उन्हें खूब जो है वो जेम्स हिल्टन ने जो है इसमें बयान किया है। दैट्स वाई ये पूरे तौर पे बायोग्राफिकल नॉवल नहीं है, ये सेमी बायोग्राफिकल नॉवल है
क्योंकि इसमें 20वीं सदी के इब्तदाई यानी जंग अजीम अव्वल के जमाने के भी सारे अहवाल मौजूद हैं। इट इज रिटन इन अ फ्लैश बैक टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यह समझना है कि यह नॉवल जो है ये साइकोलॉजिकल भी एस्पेक्ट्स रखता है। दैट्स वाई यहां लिखा है कि इट इज रिटन इन अ फ्लैशबैक टेक्निक। यह नॉवल जो है ये फ्लैशबैक टेक्निक के साथ लिखा गया है। फ्लैशबैक टेक्निक क्या है डियर स्टूडेंट्स, तवज्जो दीजिए। ह्यूमन माइंड जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम है। पहले को कॉन्शियस माइंड कहते हैं, दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड और तीसरे को अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ होता है जो कुछ प्रेजेंट में चल रहा होता है, और जैसे जैसे वो वाकयात माजी की तरफ बढ़ते हैं तो जो नियर पास्ट के जो इंसिडेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और फिर जो डिस्टेंट पास्ट होता जाता है वो सब कुछ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो महफूज होता जाता है। सो स्टूडेंट्स, मिस्टर चिप्स की जिंदगी जो कि उसकी पैदाइश से लेके मौत तक की है, यानी वो 1848 में पैदा हुआ और 1933 में वो इंतकाल कर गया, तो मिस्टर चिप्स की जिंदगी के जितने भी वाकयात थे, जितने भी मामलात थे, जितने भी हादसात थे, वो सारे के सारे वो अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी के बाद याद करता है। सो कुछ वाकयात ऐसे हैं जो कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं और अब वो उन्हें याद करके, रिकॉल करके वो क्या करता है, अपने कॉन्शियस माइंड में लाता है। और कुछ वाकयात जो कि माजी बईद के नहीं बल्कि माजी करीब के होते हैं, नियर पास्ट के होते हैं, उन्हें वो सबकॉन्शियस से याद करता हुआ निकाल कर कहां लाता है, कॉन्शियस माइंड में लाता है। सो फ्लैशबैक टेक्निक जो है ये असल में रिकॉलिंग पास्ट है, माजी को याद करना है। बहुत सारी मूवीज में आपने फ्लैशबैक जैसी टेक्निक जो है इस्तेमाल होती हुई देखी होगी। कैरेक्टर जो हैं वो अपने माजी को याद करते हैं। मुराद ऐसे वाकयात भी जो डिस्टेंट पास्ट में होते हैं और ऐसे वाकयात भी जो नियर पास्ट में होते हैं, उन्हें अनकॉन्शियस माइंड से और सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के वो कॉन्शियस माइंड में ले आते हैं, और ये फ्लैशबैक टेक्निक है, माजी को याद करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज रिटन इन अ फ्लैशबैक टेक्निक and does not have any chronological order. Chronological order का मतलब टाइम सीक्वेंस। यहां पे आपको नजर आएगा कि कोई भी खास जो टाइम सीक्वेंस है वो नहीं है। किसी सूरत तो यही लगता है कि मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारते हुए अपने माजी को याद करता है, तो बड़ी सीक्वेंस के साथ वो अपनी पैदाइश का वक्त भी वहां मौजूद है, यानी नरेटर जो है उसकी पैदाइश का वक्त भी चैप्टर नंबर 1 में देता है। फिर उसकी ब्रुकफील्ड में जो स्कूल जिसमें उसने अपनी जिंदगी के 42 साल गुजारे होते हैं वो भी 1870 का दौर भी बताया जाता है, और बजाहिर लगता है कि सारा बड़ा टाइम सीक्वेंस के साथ चल रहा है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। कुछ वाकयात जो हैं वो बेतरतीब से कभी बातें, कभी यादें अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आती हैं, और कभी सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आती हैं। सो दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैव एनी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच मेक्स इट, जो कि इस नॉवल को बना देती है बहुत कंफ्यूजिंग, पढ़ने वाला कंफ्यूज भी हो जाता है, एंड इंट्रीगिंग, लेकिन ये चीज क्या है इस नॉवल को इंटरेस्टिंग भी बनाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स? सबसे पहली बात सेमी बायोग्राफिकल नॉवल है, और दूसरी बात इसमें फ्लैशबैक टेक्निक इस्तेमाल करके नॉवलिस्ट ने इसे लिखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड टू नो सम मोर थिंग्स। सो लेट्स मूव। Okay, dear ones, now we are going to discuss
characters. There are many characters in this novel, but we are going to discuss some important characters. So first of all, the main character, Mr. Chipping, whose nickname is Mr. Chips. Goodbye, Mr. Chips. So Mr. Chipping is the main character जिनका nickname क्या है? Mr. Chips. Mr. Chipping जो हैं वो बुनियादी तौर पे क्लासिक पढ़ाने वाले एक टीचर हैं, यानी लैटिन एंड ग्रीक उनके सब्जेक्ट्स हैं. सो लैटिन वो पढ़ाते हैं और यही उनके सब्जेक्ट्स हैं, और वो पहले मेलबरी में अपने करियर का आगाज करते हैं, लेकिन वहां पे जो है वो पजीराई नहीं पाते और फिर वो ब्रूकफील्ड को ज्वाइन करते हैं. ये 1870 की बात है जब वो ब्रूकफील्ड को ज्वाइन करते हैं. ब्रूकफील्ड में उनके इब्तदाई साल जो हैं वो मुश्किलात से भरे होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली अपनी शादी के बाद वो एक आला उस्ताद, मशहूर उस्ताद बन जाते हैं. अपनी जिंदगी के बड़े अहम साल जो हैं वो ब्रूकफील्ड में गुजारते हैं, और यहां पे वो 2 बार क्या हैं वो एक्टिंग हेड भी बनते हैं. सो डियर स्टूडेंट, ब्रूकफील्ड से ही रिटायरमेंट के बाद वो अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं अक्रॉस द रोड एट मिसेस विकेट्स हाउस, और फिर वहां पे ही 1933 में वो इस जहाने फानी से कूच कर जाते हैं. सो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कैथरीन ब्रिजेस. कैथरीन ब्रिजेस 25 साल एक लड़की हैं जो कि गवर्नर्स की, नर्स की जो है वो जॉब छोड़कर अब क्या है सैरो सियाहत कर रही होती हैं, और ग्रेट गैबल की पहाड़ी पे 1896 को उनकी मुलाकात जो है वो मिस्टर चिप्स से हो जाती है. 1896 में जब उनकी मुलाकात होती है तो उनकी शादी हो जाती है, और शादी के कुछ अरसा के बाद ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो अपनी जान दे देती हैं, यानी वो इस दुनिया में नहीं रहती. सो डियर स्टूडेंट्स, कैथरीन ब्रिजेस क्योंकि एक रेडिकल थॉट्स रखने वाली खातून होती हैं, वो मिस्टर चिप्स के ऑर्थोडॉक्स और कन्वेंशनल थॉट्स को एब्रप्टली चेंज कर देती हैं, और इस खातून के इन्फ्लुएंस के साथ मिस्टर चिप्स की जिंदगी में कामयाबियां और शोहरत वगैरह आ जाती है. सो आगे चलते हैं. मिसेस विकेट. मिसेस विकेट बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. अभी मैं बता रहा था कि आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर चिप्स ने जहां पे ड्वेलिंग की, जहां पे रेजिडेंस रखी, वो मिसेस विकेट ही का घर था. ये घर बिल्कुल सड़क पार था जहां पे मिस्टर चिप्स जो है वो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा था. मिसेस विकेट जो है बजाते खुद भी लिनन रूम की इंचार्ज हुआ करती थी ब्रूकफील्ड में, और यकीनन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ये आखिर तक मिस्टर चिप्स की वफात तक उनके आसपास नजर आती हैं. सो इसके बाद डॉक्टर मैरीवेल का कैरेक्टर है. डॉक्टर मैरीवेल जो कि पर्सनल डॉक्टर है मिस्टर चिप्स का, और यकीनन ये शख्स जो हैं चैप्टर नंबर 1 में भी आपको नजर आएंगे, और उसके बाद लास्ट चैप्टर्स में भी आपको ये नजर आएंगे. ये मिस्टर चिप्स का फोर्टनाइटली चेकअप करने आते हैं, क्योंकि मिस्टर चिप्स जो हैं रिटायरमेंट की एज में जिस बीमारी का सामना कर रहे हैं वो हल्की फुल्की ब्रोंकाइटिस की बीमारी है, और जिसका अटैक जो है उन्हें विंटर में कुछ ज्यादा होता है. सो मैरीवेल जो है वो फोर्टनाइटली उनका चेकअप करने आते हैं. उसके बाद मिस्टर वेदरबी है. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको तफसील के साथ तो फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा. मिस्टर वेदरबी हेडमास्टर ऑफ ब्रूकफील्ड थे, और ब्रूकफील्ड में 1870 में जब ये बतौर हेडमास्टर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे,
मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू इन्होंने ही किया और मिस्टर चिप्स को अपॉइंट किया। सो वेदरबी के बारे में लिखा है कि वो एक फादरली शख्स थे। सो आगे चलते हैं कि इसके बाद एक कैरेक्टर है कॉले, जिसे मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास में पहली बार सजा दी थी। और कॉले जो है ये एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, अगरचे इसका जिक्र जो है सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में मिलता है। उसके बाद मिस्टर मेल्ड्रम है, और मिस्टर मेल्ड्रम जो हैं ये भी हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड थे, जो कि 1870 में ही वेदरबे के इंतकाल के बाद हेडमास्टर जो हैं अपॉइंट हुए थे। सो ये सक्सेसर थे किसके? वेदरबे के। उसके बाद हम मुख्तसर बढ़ रहे हैं कि मिस्टर रॉल्स्टन जो हैं ये हेडमास्टर के तौर पे आए, लेकिन हां इस दरमियानी अरसा में जो मिस्टर मेल्ड्रम और मिस्टर रॉल्सन का दरमियानी अरसा है, इसमें मिस्टर चिप्स को भी पहली बार एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड बनने का मौका मिला था। सो रॉल्सन जो था वो एक न्यू मैन था, मॉडर्न थॉट्स रखने वाला, मॉडर्न टेक्निक्स को अप्लाई करने वाला और स्कूल को एक थारोली अप टू डेट स्कूल बनाने वाला। मिस्टर चिप्स के साथ उसका जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, और कैसे कैसे रॉल्सन जो है उसको जो है वो डिसलाइक किया जाता है और मिस्टर चिप्स को जो है वो सपोर्ट की जाती है, ये सब कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद मिस्टर चैट्रिस जो हैं वो आते हैं, और मिस्टर चैट्रिस भी बतौर हेडमास्टर आते हैं, और मिस्टर चैट्रिस का किरदार जो है वो बड़ा खूबसूरत है। वो काइंड और सिंपैथेटिक थे, अगरचे वो भी मॉडर्न एजुकेशनिस्ट थे, लेकिन चिप्स के इनके साथ अच्छी बनती है। लेकिन याद रहे कि रॉल्सन के जमाने में ही मिस्टर चिप्स जो है पहली बार रिटायर हो चुके थे, लेकिन चैट्रिस के आने के साथ क्या होता है, जंग के दौर का आगाज हो जाता है, और चैट्रिस जो है उसे अकेले जब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और एक्सपीरियंस टीचर जो हैं वो स्कूल में नहीं रहते, तो फिर तो चैट्रिस जो हैं मिस्टर चिप्स को रीज्वाइन करने का कहते हैं। चैट्रिस जो हैं डायबिटिक होने की वजह से जल्द जो हैं इस जहाने फानी से कूच कर जाते हैं, और ऐसे में दूसरी बार मिस्टर चिप्स जो हैं वो एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड बन जाते हैं। सर जॉन रीवर्स का किरदार बड़ा शानदार है। सर जॉन रीवर्स जो हैं ये ब्रुकफील्ड में मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट्स में से भी थे, और हां ये चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गए। ये चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बन गए, और जब रॉल्स्टन के साथ मिस्टर चिप्स का जो है वो प्रॉब्लम चल रहा था, जब उनके साथ उनकी टसल चल रही थी, तो जॉन रीवर्स ने जो कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उन्होंने रॉल्स्टन की बजाय मिस्टर चिप्स का साथ दिया। सो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। उसके बाद मिस्टर कॉर्टराइट जो कि जंग के अयाम खत्म होने के साथ मिस्टर कॉर्टराइट बतौर हेडमास्टर आए, लेकिन चिप्स जो है एक बार फिर क्या है वो मिसेस विकेट के घर रहायश इख्तियार कर गए, यानी स्कूल को वो छोड़ चुके थे। सो कॉर्टराइट के आने से यकीनन अब क्या है, कॉर्टराइट हेड कर रहे थे, और मिस्टर चिप्स जो हैं वो मिसेस विकेट के घर अक्रॉस द रोड जो है वो रेंटेड रह रहे थे। सो ऐसे में दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए, और 1933 में सर्दी के एक दिन लिनफोर्ड एक न्यू जो स्कूल बॉय है वो मिस्टर चिप्स के पास आया, और फिर क्या हुआ ये हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। हां बस इतना याद रखिए कि ये वो लास्ट बॉय था जिसने मिस्टर चिप्स के साथ जो है वो चंद बातें की और फिर वो इस दुनिया में ना रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन कैरेक्टर्स को बयान करते हुए काफी हद तक मैं सब्सटेंस ऑफ द स्टोरी भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सो आइए थोड़ा सा सेटिंग के बारे में भी जानते हैं कि ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल जो है ये वो प्लेस है
जहां ये सारा का सारा जो नॉवल है इसके इवेंट्स जो हैं वो प्रोग्रेस करते हैं। ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल ये क्वीन एलिजाबेथ के दौर में कायम हुआ और ये बतौर ग्रामर स्कूल जो है अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहा। कभी इसे शोहरत मिलती रही और कभी जवाल। और हां, ये जो है स्कूल, ये इसके बिल्डिंग जो है अगर उसकी बात की जाए तो ये बिल्डिंग ऐसी थी कि ये एंशिएंट एल्म्स ट्रीज के बाड़ के पीछे एक रसेट कलर की, भूरे जंगारी रंग की एक इमारत थी। सो आइए थोड़ा सा मिसेस विकेट्स के घर के बारे में भी जानते हैं। मिसेस विकेट्स का जो हाउस है वो ब्रुकफील्ड से बिल्कुल सड़क पार था, जहां पे मिस्टर चिप्स, मैं बता चुका हूं कि किराए के मकान पर रहता रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मुख्तसर इंट्रोडक्शन था हमारे इस नॉवल का, जिसका टाइटल क्या है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ द नॉवल। सो मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड। Okay, dear students, now take out your textbook. We are starting our Goodbye Mr. Chips chapter number 1. So notebook भी ready रखिएगा. Text is also available on whiteboard, but you must jot down important meanings of the words. So let's start. When you are getting on in years, but not ill of course. जब आप बूढ़े हो रहे हों, इस ईडियम को याद रखिएगा, गेटिंग ऑन इन years. When you are getting on in years but not ill of course. जब आप बूढ़े हो रहे हों मगर यकीनन बीमार ना हो। You get very sleepy at times, sometimes, sleepy, drowsy. तो आप क्या हैं, बाजुकात बड़े सोने लगते हैं, आप पर बड़ी गनूंदगी तारी होने लगती है, नींद तारी होने लगती है। And hours seem to pass like lazy cattle moving across a landscape. और जो आपका वक्त है, the hours का मतलब टाइम, seem to pass लगता है कि गुजरता है, like lazy cattle, lazy, inactive, dull, indolent, एक सुस्त मवेशी की तरह लगता है कि आपका वक्त गुजरता है। मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, जो कि कहां से जैसे गुजर रहा हो, एक वसीओ अरीज मैदान से गुजर रहा हो, तहदे निगाह फैले मैदान से गुजर रहा हो। लैंडस्केप का मतलब क्या है, ये तहदे निगाह कुदरती मंजर। इट वॉज लाइक दैट फॉर चिप्स एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, और ऐसा ही चिप्स के साथ था जैसे ही मौसम खिजा शुरू होता था। प्रोग्रेस का मतलब एडवांस्ड या फिर स्टार्टेड भी कह सकते हैं। एंड द डेज शॉर्टन, और दिन क्या हो जाते थे, मुख्तसर, छोटे हो जाते थे। टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क इनफ टू लाइट द गैस, और हकीकतन जब तक के इतना अंधेरा छा जाता कि गैस जलाना पड़ती थी, या फिर यूं कहिए रोशनी जलाना पड़ती थी। बिफोर कॉल ओवर, हाजिरी से पहले, कॉल ओवर अटेंडेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ आप देख रहे हैं कि मिस्टर चिप्स जो है वो बूढ़ा हो चुका है, हां, लेकिन यकीनन बीमार नहीं है। और क्या है कि भाई उसके दिन भर की जो उसकी एक्टिविटीज हैं उसका जिक्र जो है वो शुरू हो रहा है। आइए देखते हैं कि मजीद क्या बातें होती हैं। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, क्योंकि चिप्स जो था किसी बूढ़े समुद्री कप्तान की तरह, स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, वो अभी भी वक्त को मापता था माजी के इशारों से, माजी की अलामात से। सिग्नल्स का मतलब साइंस, जेस्चर्स, इंडिकेशंस। एंड वेल ही माइट, और जी हां वो ऐसा कर सकता था। फॉर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स, क्योंकि वो मिसेस विकेट के घर रहता था। मैं आपको बता चुका हूं कि आफ्टर रिटायरमेंट ही रिजाइडेड एट मिसेस विकेट्स जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम द स्कूल। और वो कहां था घर मिसेस विकेट का, बिल्कुल स्कूल से सड़क पार था।
He had been there more than a decade. वो वहां पे रहता हुआ कितनी देर से रह रहा था? वो वहां पे 10 साल से ज्यादा अरसा से रह रहा था. Ever since he finally gave up his mastership teaching, और gave up छोड़ दिया. उस वक्त से, जब से आखिरकार उन्होंने अपने तदरीस के पेशे को छोड़ दिया था. And it was Brookfield for more than Greenwich time. Greenwich क्या है? A small town, जहां से क्या है? इंग्लैंड का जो टाइम है उसे मैयर किया जाता है. सो ग्रीनविच टाइम इंग्लैंड का टाइम ही है, और ग्रीनविच क्या है? ये वो टाउन है जहां से ये मैयर किया जाता है. एंड इट वॉज ब्रुकफील्ड फॉर मोर देन ग्रीनविच टाइम. और ये ब्रुकफील्ड का वक्त था जो कि ग्रीनविच टाइम से यानी इंग्लिस्तान के वक्त से भी ज्यादा अहम था. किसके लिए? मिस्टर चिप्स के लिए. लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है. दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी कैप्ट. जिसको क्या करते थे? वो और उसके घर की मालिका पैरवी करते थे. कैप्ट का यह मतलब फॉलोड कह सकते हैं. मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट. ये आवाज दी गई है. सिंग आउट का मतलब कॉल या शाउट. मिसेस विकेट चिप्स वुड सिंग आउट. चिप्स आवाज दिया करता था. मिसेस विकेट इन दैट जर्की शेकी, अपनी कपकपाती हुई, हाई पिच्ड, ऊंची या तेज, वॉइस, अपनी ऊंची या तेज और लरजती हुई आवाज में वो आवाज दिया करता था. दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस इन इट, जिसमें अभी भी काफी ज्यादा जोशो खरोश पाया जाता था. अ गुड डील काफी ज्यादा, और स्प्राइटलीनेस लाइवलीनेस. You might bring me a cup of tea before prep. Will you? क्या आप मेरे लिए बराहे करम चाय का एक कप प्रेप क्लास से पहले ले आएंगी? प्रेप क्या है? क्योंकि ब्रूकफील्ड एक बोर्डिंग स्कूल है, तो वहां शाम को भी प्रिपरेशन की प्रिपरेटरी क्लास होती है. तो दैट्स वाई मिस्टर चिप्स ने अपने चाय पीने का जो वक्त है वो किसके साथ सेट किया हुआ है? स्कूल की एक क्लास के साथ. तो क्या आप मेरे लिए प्रेप क्लास से पहले चाय का एक कप ले आएंगी? विल यू? क्या आप ले आएंगी? सो आइए डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड पे तवज्जो कीजिए. हम कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखेंगे. गेटिंग ऑन, एडवांसिंग, ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग, लेजी, इंडोलेंट, स्लगिश, आइडल, लेथार्जिक, प्रोग्रेस्ड, ड्वेल्ड, मूव्ड, improved, advanced, signals, gesture, wave, indication, cue, jerky, quivering, shaky, shivering, sprightliness, liveliness, agility, frisk, cheerfulness. So आइए अगली टेक्स्ट पढ़ते हैं. When you are getting on in years, it is nice to sit by the fire. जब आप बूढ़े हो रहे हो तो ये अच्छा है कि आप आग के पास बैठे. एंड ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और चाय का एक कप पिए. एंड लिसन टू द स्कूल बेल साउंडिंग डिनर, कॉल ओवर, प्रेप एंड लाइट्स आउट. और स्कूल की घंटियों को सुने जो कि बजती हैं. साउंडिंग, रिंगिंग, बजती हैं किस किस के लिए? शाम के खाने के लिए. हाजिरी, कॉल ओवर, हाजिरी के लिए. प्रेप, प्रिपरेशन क्लास के लिए. एंड लाइट्स आउट, और सोने से पहले बत्तियां बुझाने के लिए. चिप्स ऑलवेज वाउंड अप. चिप्स हमेशा ही चाबी दिया करता था द क्लॉक, अपने क्लॉक को, आफ्टर दैट लास्ट बेल, इस आखिरी घंटी के बाद. देन ही पुट द वायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर. फिर वो आग पर या आग के सामने हिफाजती जाली रख दिया करता था. वायर गार्ड, हिफाजती जाली. टर्न आउट द गैस, और वो गैस को बंद कर देता था. एंड कैरी द डिटेक्टिव नॉवल टू बेड, और बिस्तरगाह पर या बिस्तर पर वो एक जासूसी नॉवल ले जाता था. रेयरली डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट. शाज़ो नादर ही वो इसका एक से ज्यादा सफा पढ़ पाता था. बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली एंड पीसफुल्ली, कि नींद क्या है तेजी के साथ और पुरअमन तरीके से उस पर छा जाती थी.
more like a mistake, intensifying of perception than any changeful entrance into another world. किसी भी सूफी से बढ़कर वो अपने ख्यालात को, वो अपनी जहनी सलाहियत को वो तेज करने लगता था. इंटेंसिफाइंग, तेज करने लगता था. परसेप्शन, थॉट्स, इससे पहले कि वो तब्दील शुदा हालत में किसी और दुनिया में दाखिल हो. For his days and nights were equally full of dreaming, क्योंकि उसके दिन रात मसावी तौर पे ख्वाबों से भरे हुए थे. यानी वो यादें, वो ख्याल सोचता रहता था, वो बीती बातों को याद करता रहता था. सो आइए चंद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखता है. गार्ड, प्रोटेक्शन, शील्ड, रेयरली, अनकॉमनली, अनयूजुअली, एक्स्ट्रॉर्डिनरीली. इंटेंसिफाइंग, enhance, heighten, sharpen, strengthen. So आइए बाकी मदर टेक्स्ट को तवज्जो देते जाइए. He was getting on in years, वो बूढ़ा हो रहा था, but not ill of course, मगर यकीनन बीमार नहीं था. Indeed, बिलाशुबा, as Dr. Merivale said, जैसे कि डॉक्टर मैरीवेल कहा करता था, there was really nothing the matter with him. यकीनन उसके साथ हकीकतन कोई मसला नहीं था. माई डियर फेलो, यू आर फिटर देन आई एम. मेरे अजीज दोस्त, तुम तो मुझसे भी ज्यादा सेहतमंद हो. फिटर, हेल्दियर. मैरीवेल वुड से, मैरीवेल कहा करता था, सिपिंग अ ग्लास ऑफ शेरी व्हेन ही कॉल्ड एवरी फोर्टनाइट और सो. शेरी शराब का, हस्पानवी शराब का घूंट लेते हुए, सिपिंग, घूंट लेते हुए, जब वो हर 14-15 रोज के बाद उसे मिलने आया करता था. यू आर पास द एज व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेस. तुमने ऐसी उम्र गुजारी है जिस उम्र में लोगों को ऐसी खौफनाक बीमारियां लग जाती हैं. यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस. तुम चंद एक ऐसे खुशकिस्मत लोगों में से हो हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ, जो के हकीकतन तबई मौत मरेंगे. That's of course if you die at all. ऐसा तो यकीनन होगा अगर तुम वाकई मरे तो. मजाक उसे कर रहा है. You are such a remarkable old boy that one never knows. तुम क्या हो? अरे ऐसे गैर मामूली बूढ़े शख्स हो जिसके बारे में कभी भी कोई नहीं जान पाता. सो आइए इंपॉर्टेंट सिनोनिम एक देख लीजिए. रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी. सो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं. बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड और व्हेन ईस्ट विंड्स रोड, और जब चिप्स को सर्दी लग जाती और मशरकी हवाएं जोरदार तरीके से चलती थी ओवर द फेनलैंड्स, दलदली इलाकों पर, मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट्स असाइड. मैरीवेल वुड समटाइम्स टेक मिसेस विकेट असाइड इन द लॉबी. तो मैरीवेल मिसेस विकेट को बरामदे में एक तरफ ले जाता. एंड विस्पर, और सरगोशी करते कहता, लुक आफ्टर हिम, इसकी देखभाल कीजिएगा. यू नो, आप तो जानती हैं, हिज चेस्ट, इसकी छाती में मसला है. इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, और ये इसके दिल पर भी दबाव डालती है. स्ट्रेन, दबाव. नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, हकीकतन उसके साथ कोई और मसला नहीं है. ओनली एनोडोमनी, सिर्फ बुढ़ापा है. बट दैट्स द मोस्ट फैटल कंप्लेंट ऑफ ऑल इन द एंड, लेकिन आखिरी अयाम में यही सबसे क्या है, मोहलक आर्जा होता है, मोहलक बीमारी होती है. एनोडोमनी, एनोडोमनी का मतलब एजडनेस, बुढ़ापा. सो डियर स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही काफी है. सो आई डू बिलीव कि आपने गुड बाय मिस्टर चिप्स के इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से समझा होगा, और जिस तरह से हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की है, इन बातों को भी और इसके सिनोनिम्स को भी अच्छे तरीके से समझ लिया होगा. सो थैंक यू सो मच. मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज.